हाँ तो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे आरो भाग 1 कक्षा 11वीं के लिए जो हिंदी है। और इसी पुस्तक के जो ये पाठ आपको दिखाई दे रहे हैं उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा पाठ है जिसकी लेखिका है कृष्णा शोभती और उनके पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। तो आज हम लोग इसी पाठ, जो कि एक शब्द चित्र है ना, क्या है ये? एक शब्द चित्र। आज हम लोग इनको देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हिंदी विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। आप इसको अपने और दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और आपको कहीं पर भी प्रतियोगी परीक्षा में या कक्षा 9वीं से 12वीं तक हिंदी विषय में कहीं भी कोई भी ऐसी समस्या है या कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे जब कभी आप चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चाहें तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों की सहायता करना। तो दोस्तों, आज हम लोग कृष्णा शोभती का जो पाठ है मियां नसीरुद्दीन, ये एक शब्द चित्र है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए और एक एक प्रश्न को हम ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह पाठ 2 है मियां नसीरुद्दीन, और नसीरुद्दीन जो पाठ है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि वस्तुनिष्ठ वन लाइनर के रूप में इसको मैंने छांटा, एक एक पंक्ति के रूप में। और हम सभी को पता है कि 32 अंक के प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं एक एक अंक में। तो परीक्षा की दृष्टि से और आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको ध्यान में रखते हुए ही मैंने प्रश्न छांटे हैं। आपको एक भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अनर्गल हो। सारे के सारे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए जानते हम लोग थोड़ा मियां नसीरुद्दीन पाठ है इसके बारे में। सबसे पहले तो मियां नसीरुद्दीन जो है एक शब्द चित्र है। कभी भी ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, अवसदय में पूछ सकता है, रिक्त स्थान में, जोड़ी में पूछ सकता है। तो एक शब्द चित्र है जो कि हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। एक संग्रह है, हम हशमत नामक एक इनका संग्रह है और उसी संग्रह से ये मियां नसीरुद्दीन जो शब्द चित्र ये उनका एक संग्रह है। हम हशमत एक शब्द चित्र का एक संग्रह है, उस संग्रह से ये लिया गया है। दूसरा बिंदु है संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशिष्ट स्थान है ना, जो संस्मरण के क्षेत्र में, क्योंकि हम हशमत क्या है? एक संस्मरण है, एक संस्मरण का एक पूरा संग्रह है और उसी संग्रह में से एक शब्द चित्र है ना ये। और इसी शब्द चित्र जो है हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, ये संस्मरण के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ना। और इसमें कई सारे संस्मरण जो है उनके हैं, मतलब जो कृष्णा शोभती उन्होंने बहुत सारे जो संस्मरण है इस संग्रह में आपको मिल सकती है यदि आप पढ़ेंगे तो। आगे चलते हैं। पाठ बहुत ही रोचक है दोस्तों, आपसे यही बोलना चाहूँगा कि एक बार इसको पढ़ जरूर लें। बहुत ही आनंददायक प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये। आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इस पाठ को पढ़ने में। व्यंग्यात्मक पाठ है तो आपको थोड़ा आनंद भी आएगा। तो प्रश्न देखते हैं इसके। प्रश्न पहला इसका, मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका कौन है? तो हमने अभी इसका जिक्र किया था, कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती जो है ये मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मियां नसीरुद्दीन को किस पेशे का मसीहा कहा गया है? जो मियां नसीरुद्दीन है वो कौन से पेशे के मसीहा है, मतलब कौन सा धंधा, पेशे से मतलब है धंधा, बिजनेस। तो नान भाई है ना, रोटी बनाने वाले, मतलब रोटी, मसीहा का मतलब था उन्हें महारत हासिल है, वो बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी रोटियां बनाते हैं, तो उस पेशे का उन्हें मसीहा कहा गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो मियां नसीरुद्दीन जो थे वो कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। कितने प्रकार की? 56 प्रकार की रोटियां वो बना सकते थे। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है तो उसमें लिखा गया है
तो ये 56 प्रकार की रोटियां ये बना सकते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मियां नसरुद्दीन के पूर्वज किस बादशाह के यहाँ काम करते थे? अब वैसे तो इसका पक्का जो है प्रूफ तो हमें मिलता नहीं, लेकिन जो मियां नसरुद्दीन उनके द्वारा बताया गया है कि उनके जो पूर्वज है वो दिल्ली के बादशाह के यहाँ पर वो काम करते थे। प्रश्न नंबर 5, लेखिका जब दुकान पर पहुंची तब मियां क्या कर रहे थे? लेखिका जब दुकान पर पहुंची तो मियां क्या कर रहे थे? वो चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्या कर रहे थे? चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है, मियां नसरुद्दीन किस प्रकार के व्यक्ति थे? किस प्रकार के व्यक्ति थे मियां नसरुद्दीन? ये हाजिर जवाब और कला के प्रति समर्पित थे। कैसे थे? हाजिर जवाब और कला के प्रति ये समर्पित थे। तो किस प्रकार के व्यक्ति थे ये? हाजिर जवाब थे और कला के प्रति ये समर्पित थे। मियां ने अपने पेशे को क्या नाम दिया? जो मियां हैं इन्होंने अपना पेशा, जो इनका बिजनेस है, उनको इन्होंने क्या नाम दिया था? तो कला बोलते थे कि मेरे हाथ की कला है, ये हमारा जो बिजनेस है, एक हमारी कला है, हमारा हुनर है। प्रश्न नंबर 8 है, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार रोटी पकाने के लिए क्या आवश्यक है? तो मियां नसीरुद्दीन के अनुसार रोटी पकाने के लिए हुनर और तजुर्बा अर्थात अनुभव, मतलब हुनर यानी कला और तजुर्बा यानी अनुभव जो है वो रोटी पकाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये मियां नसीरुद्दीन के अनुसार। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, मियां जो नसीरुद्दीन है उनके जो वालिद है, उनके पिताजी जो हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो मियां बरकत शाही नानबई गड़ैया वाले। किस नाम से प्रसिद्ध थे वो? मियां बरकत शाही नानबई गड़ैया वाले के नाम से उनको जाना जाता था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? उनके दादा का नाम था मियां कल्लन। क्या नाम था उनके दादा का? नाम मियां कल्लन के नाम से उनके दादाजी को जाना जाता था। तो हमने उनके पिताजी का नाम देखा था, तो पिताजी का नाम था, हमने अभी देखा था ना, ये आपके सामने है, मियां बरकत शाही नानबई गड़ैया वाले, है ना, और दादाजी का नाम है मियां कल्लन। और इसके बाद आगे चलते हैं, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर क्या दिखता था? तो मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर क्या दिखता था? मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन। मौसम की मार से उनका चेहरा पका हुआ था और आंखों में काइयां, भोलापन जो था उनकी आंखों में नजर आता था। इसके बाद प्रश्न 12 है, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? उनको अखबार नवीस यानी पत्रकार समझा था। अखबार नवीस का नाम आया इसमें, पत्रकार, है ना, लेकिन आपके परीक्षा में तो यही आएगा, अखबार नवीस अर्थात जो पत्रकारिता वाले हैं। तो इसका अर्थ मैंने लिख दिया, लेकिन आपके परीक्षा में तो अखबार नवीस ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पहले भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? अखबार नवीस यानी पत्रकार। 13वां प्रश्न है, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, है ना। जो भी हुनर है, जो भी कला है, वो काम करने से आती है, नसीहत देने से नहीं आती। जैसे आप कोई भी कला सीखेंगे, हम कोई भी, जैसे हम मान लो हम तैराकी सीखेंगे या कोई खाना बनाना सीखेंगे, तो केवल कोई नसीहत देने, काम करने से, मतलब मेहनत करने से और उसका मतलब अनुभव लेने से, बार बार उसको काम करने से, उस काम को करने से वो काम आता है, हम उस काम में पारंगत हो जाती है। ये मियां नसीरुद्दीन का कथन है। प्रश्न नंबर 15 है, बादशाह ने मियां के बुजुर्गों से कैसी चीज बनाने को कहा था? अब हम पाठ पढ़ते हैं तो मियां नसीरुद्दीन बोलते हैं कि बादशाह जो दिल्ली के थे उन्होंने हमारे बुजुर्गों से ऐसी चीज बनाने को कहा। कैसी चीज? ऐसी चीज जो न आग में पके न पानी से बने, मतलब जिसे आग में भी नहीं पकानी पड़े, ना आग में सेक नहीं बना पड़े और जो जिसमें पानी भी न लगे, ऐसी वस्तु बनाने को कहा था या ऐसी चीज, है ना। प्रश्न नंबर 16 है, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार कौन सी रोटी पापड़ से भी महीन होती है?
हाँ, मियां नसरुद्दीन के अनुसार ऐसी कौन सी रोटी है जो पापड़ से भी महीन होती है? तो ऐसी रोटी है तुनकी रोटी। कौन सी रोटी है ऐसी? तुनकी रोटी है। तुनकी रोटी जो होती है पापड़ से भी महीन होती है, अर्थात बहुत पतली होती है। जाना 56 प्रकार की रोटियों में से एक रोटी है तुनकी रोटी, जो कि पापड़ से भी महीन होती है। एक और दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है हमारा कि भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजी रचनाएं की, मतलब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर या बंटवारे पर या उस समय की घटनाओं पर जो रचनाएं हिंदी में रची गई, उनमें से कृष्णा-शोभती का नाम पहली कतार में है। और कृष्णा-शोभती जो भारत पाकिस्तान पर लिखा गया जो कालजी रचना है उसका नाम है जिंदगी नामा। ध्यान रखेंगे इस बात का। आपसे कभी कई बार पूछा सकता है भारत पाकिस्तान के बयान, भारत पाकिस्तान के संबंध पर या भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर या भारत पाकिस्तान से संबंधित घटनाओं पर कृष्णा-शोभती की कौन सी रचना है? जिंदगी नामा। यशपाल का झूठा सच, मासूम राजा का आधा गांव और भीष्म साहनी का तमस। ऐसे ही कृष्णा-शोभती का जिंदगी नामा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्रश्न कई बार आ जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये पुस्तक में दिया हुआ है। इसके अलावा इनकी यहाँ पर रचनाएं भी दे रखी है, ये खूब सारी उपन्यास है इनका जिंदगी नामा। ये जिंदगी नामा उपन्यास ही है इनका। अगर अभी पूछे आपसे तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर इनका कौन सा उपन्यास है, तो जिंदगी नामा है ना, यानी दिलो दानिश है ना, दिलो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम उपन्यास है इनके 4। डार से बिछुड़ी मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे में कहानी संग्रह है। और हम हश्म शब्दों के अलग में शब्द चित्र और संस्मरण है। ठीक है, इसमें कुछ शब्द चित्र भी है और कुछ संस्मरण भी है। हम हश्मत एक संग्रह है ये, है ना, और इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे शब्द चित्र और संस्मरण भी है। ये एक और प्रश्न यदि चाहें तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर भी बन सकता है कि जो उनकी ज़्यादातर भट्टी पर कौन कौन से रोटियां पका करती थी, तो ज़्यादातर उनकी भट्टियों पर कौन कौन सी रोटी, ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा याद रख लें। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा और गाजेबान, तुनकी। ये सारी है ना, बाकरबानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान और तुनकी। और तुनकी जो है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, हम लोग पढ़ चुके, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें। तो दोस्तों इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कोई भी अनर्गल प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपके सामने रखे गए हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, लिख लें। एक दो बार वीडियो को जरूर सुनें, चाहे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और यदि चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें इसको, और अपने और मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम अगली वीडियो की ओर।